डियर स्टूडेंट्स, आज आप हिंदी में आपका पहला पद्य पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी जनरली जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको ऐसा लगता है कि हिंदी टफ है, इसको समझ में नहीं आता है। इसको समझना चाहिए उसी भाषा में, कोई भी भाषा, चाहे आप कन्नड़ा पढ़ते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, चाहे हिंदी पढ़ते हैं या कोई दूसरी भी भाषा, आपको भाषा उसी भाषा के हिसाब से समझनी चाहिए। अगर आप उसका ट्रांसलेशन करके समझते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में उसको समझने में परेशानी होती है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो उसी भाषा में पूछा जाता है। तो बेटर है कि जब आपको कोई पाठ पढ़ाया जाए या कोई गद्य पढ़ाया जाए या पद्य पढ़ाया जाए या व्याकरण पढ़ाई जाए, आपको वह समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठ की रीडिंग करनी चाहिए, पाठ को पढ़ना चाहिए, पठन करना चाहिए। आज मैं आपको आपका पहला पद्य, हिंदी का पहला पद्य है जय जय भारत माता। जय जय भारत माता यह लिखी गई कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा है। वह राष्ट्र कवि हैं, भारत के राष्ट्र कवि है। हिंदी में राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1886 में चीरगांव यह झांसी जिले में है, और झांसी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में है। हिंदी के बहुत सारे साहित्यकार यूपी से हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ की जो भाषा की स्टाइल जो है वह ब्रज भाषा की जैसी रहती है, खड़ी बोली में रहती है, समझने में बहुत इजी रहती है, बहुत आसान होती है। तो उत्तर प्रदेश से आए हुए कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनको 1961 में पद्म भूषण मिला था। साकेत महाकाव्य इन्होंने लिखा है। खंड काव्य और महाकाव्यों की इन्होंने रचना की है। महाकाव्य यानी पूरा एक काव्य होता है, खंड काव्य यानी काव्य को पूरे अलग अलग पार्ट में लिखा गया हो, अलग अलग भाग में लिखा गया हो। महाकाव्य जो है पूरा एक काव्य होता है, लेकिन जो खंड काव्य होता है वह जैसे प्रबंध काव्य जिसे कहते हैं, और प्रबंध काव्य और महाकाव्य एक ही होता है, लेकिन खंड काव्य जो होता है वह अलग अलग भागों में लिखा जाता है। तो इन्होंने खंड काव्य की भी रचना लिखी है और प्रबंध काव्य की भी। साकेत इनका महाकाव्य था, जिसके लिए उन्हें गंगा प्रसाद पारितोष मिला है। पद्म भूषण 1961 में मिला है और गंगा प्रसाद पारितोष इनको साकेत इस कविता महाकाव्य के लिए मिला है। इसके अलावा रंग में भंग, नहुस, जयद्रथ वध, यह इनकी रचनाएं हैं। तो इनके जो साहित्यिक गुरु थे वह महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनके पिता जो थे वह ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे, उनकी काव्य ब्रजभाषा में वह लिखते थे। तो यह उनके बारे में छोटा सा जीवन परिचय है। आपके पद्य में क्या लिखा है यहाँ पे? जय जय भारत माता। हमारी भारत माता का गुणगान यहाँ पे किया गया है। कैसे मैथिली शरण गुप्त ने हमारी जो भारत माता है उसका गुणगान किया है, आप इस पद्य में देखते हैं। क्या है पद्य में, इसको मैं पहले पठन करूँगी। यह पद्य आपको कंठस्थ करना है, आपको याद करना है। जय जय भारत माता मैथिली शरण गुप्त। जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ स्रोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ, चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। पद्य पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा मैथिली शरण गुप्त यहाँ पे भारत माता का गुणगान कर रहे हैं।
भारत माता को प्रेस कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी प्रशंसा में कवि क्या कह रहे हैं, देखिए इस पद्य के द्वारा आपको हमारी भारत माता के गुणगान को देखने मिलता है। कवि ने किस प्रकार उनके गुणों का गान किया है, कैसे उनके क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है, या यहाँ पर इस पद्य में आप देखते हैं। क्या कहते हैं कवि, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा। ऊंचा यानी हाइटेड, हिया यानी होता है हृदय, हृदय यानी हार्ट। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में है। तो जो हिमालय पर्वत है वह भारत के उत्तर में है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज, जिसे आप कहते हैं विशाल, बड़ा, ह्यूज, मैसिव, बहुत बड़ा है। उसका हृदय बहुत विशाल है। जो हिमालय पर्वत है उसका हृदय जो है वह बहुत विशाल है। उसमें सभी भारतवासियों के लिए अपार स्नेह भरा हुआ है। उसके हृदय में, उसके हार्ट, द हार्ट ऑफ हिमालय फिल्ड विथ लव फॉर इंडियन, ऑल द इंडियंस। जो भारत माता के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसका जो हृदय है वह स्नेह से भरा हुआ है, और वह सभी स्नेह वह पूरे भारतवासियों पर लुटाता है। वह अपने भारतवासियों से बहुत प्रेम करता है, बहुत स्नेह करता है। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। उसके दिल में, उसके हृदय में बहुत दुख हो, बहुत कष्टों को सहता है हिमालय पर्वत, लेकिन कष्टों को सह करके वह पूरे के पूरे हमारे भारतवासियों को हरा भरा रखने का प्रयास करता है, अच्छा रखने का प्रयास करता है। आप जानते हैं हिमालय से गंगा नदी निकली है, नदियाँ निकली है हिमालय से, वही गंगा नदी हमारे पूरे भारत में फैली हुई है। तो जो नदी का पानी आता है उससे यहाँ की जो धरती है वह हरी भरी हो जाती है, जिससे हम लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो हिमालय का जो महत्व है यहाँ पर पहले स्टैंजा में बताया गया है। पहले जो पद्यांश है उसमें क्या कहा गया है कि हे भारत माता, तेरे उत्तर में जो विशाल हिमालय है उसका हृदय बहुत बड़ा है, वह सभी भारतवासियों पर अपना स्नेह डालता है, अपना स्नेह बरसाता है। वह पूरे दुखों को सहन करता है, अपने दुखों को वह अंदर दबा देता है, लेकिन इट हिडन द सैरोज इन हिज इनसाइड ऑफ हिज हार्ट। वह अपने अंदर पूरे दुखों को दबा करके हमें चारों ओर से हरा भरा करता है। तो यह हिमालय का गुणगान यहाँ पे किया गया है। सौ सौ स्रोतों से बह बहकर है पानी फूटा आता। जो सौ सौ स्रोत हैं, स्रोत यानी होता है वाटर सोर्सेस, सौ सौ सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं पानी के। वो पानी से, नदियों से पानी बह बह कर कहाँ पर आता है, भारत के अंदर आता है, हिमालय से हो करके वह भारत के अंदर आता है। तो यह जो सोर्स है वाटर, इट विल मेक द फील्ड ग्रीन, पूरे भारत को हरा भरा बनाता है। जय जय भारत माता, इसीलिए कवि भारत माता का गुणगान कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं जय जय भारत माता। दूसरे पद्य में देखिए, कमल खिले तेरे पानी में। दूसरे पद्य में क्या, अब यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। कमल खिले तेरे पानी में, बहुत सुंदर सुंदर फूल यहाँ के पानी में खिले। यहाँ पे यहाँ की जो धरती है वो हरी भरी है, फूलों से भरी हुई है। कमल खिले हैं तेरे पानी में कमल खिले हुए हैं, धरती पर हैं आम फले। प्राकृतिक सौंदर्य है भारत का, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में उसका गुणगान कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले। धरती में चारों ओर फल फूलों से भरी हुई है, चारों ओर आम फले हुए हैं। आम यानी क्या होता है, मैंगो फ्रूट। मैंगो फ्रूट, चारों जो वृक्ष हैं वह आम से भरे हुए हैं। इस धानी आंचल में देखो, जो पूरा फील्ड है भारत का वह पूरी तरह से ग्रीन है। धानी, धानी यानी होता है हरा, धानी यानी हरा, और धानी आंचल, आंचल यानी जो फील्ड है भारत के, जो फार्मर्स जहाँ पे
अनाज उगाते हैं वो सभी के सभी हरे भरे हैं, हरे हैं। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। जब आप इसे देखते, इस सुंदरता को देखते हैं धरती के, कितना सुंदर फीलिंग होता है हमें, कितना अच्छा लगता है, कितने सुंदर भाव हमारे लिए वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। उस हरे भरे मैदान को देख करके, उस हरे भरे फील्ड को देख करके हमें कितना अच्छा अनुभव होता है। तो वह अच्छे भावों को प्रदर्शित करता है। भाई भाई मिल रहे सदा ही। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकता का परिचय कवि ने किया है। यहाँ पे एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में कहा गया है, ब्रदरहुड के बारे में कहा गया है। हमारे भारत में चाहे अलग अलग प्रकार के रिलीजन हों, अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग हों, लेकिन सब के सब मिलजुल कर रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाचा। यह जो उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, लव और प्यार की, स्नेह की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वह कभी भी टूटे नहीं, वह कभी भी ब्रेक ना हो, कभी टूटे नहीं। टूटना यानी ब्रेक होना। तो यह जो संबंध है भाई के बीच में, जो ब्रदरहुड की जो भावना है, यह कभी ख़त्म ना हो, ऐसा कवि भारत माता से कह रहे हैं। क्या? कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। और अगेन एक बार फिर मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर भारत माता का गान कर रहे हैं। ये आपके 2 पद्यांश हो गए। अगले भाग में आप फिर से तीसरे पद्यांश को देखेंगे, क्या है इस पद्यांश के अंदर। धन्यवाद।